इस पीपीटी के अंदर हम देखेंगे कि रेफरेंस ग्रुप और कल्चर का कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेचर ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। वो अपने फेलो बीइंग्स का कंपेनियनशिप चाहता है जिनके साथ वो डिस्कस कर सके अपनी ओपिनियंस और चॉइसेस के बारे में अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर हम एज कंज्यूमर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो वो ऐसे अपने फेलो बीइंग्स की कंपेनियनशिप चाहता है जिनसे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अपनी चॉइसेस डिस्कस कर सके, अपनी ओपिनियंस उनको बता सके। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो एक ग्रुप में रहना चाहते हैं। ग्रुप के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो सोसाइटी के थ्रू फॉर्मुलेटेड होते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करता है ह्यूमन बीइंग। इसके साथ साथ जो सोशल फैक्टर का क्या मतलब है कि फ्रेंड्स और फैमिली का इफेक्ट कितना पड़ रहा है परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर पे। ठीक है, मतलब कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फेलो बीइंग्स हैं, आपकी फैमिली है, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब आप परचेजिंग करते हैं उस वक्त डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स, कुछ सोशल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका बहुत इफेक्ट पड़ता है जो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, लाइक रेफरेंस ग्रुप, ओपिनियन लीडर्स, फैमिली, सोशल क्लास एंड कल्चर। रेफरेंस ग्रुप वो इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स हैं जिनका कि इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर के परसेप्शन के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके वैल्यूएशन के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ग्रुप को पर्सन बिलोंग करता है, जिस ग्रुप को कंज्यूमर बिलोंग करता है, सिर्फ उसी ग्रुप के लोगों का इन्फ्लुएंस कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। किसी भी, ठीक है, मतलब ग्रुप के आउटसाइड भी किसी भी पर्सन का इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। तो ऐसे लोग रियल भी हो सकते हैं और फिक्शनल भी हो सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो रियल है, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर के डिसीजन के ऊपर। तो उन्हें हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसका इम्पैक्ट, जिसका इन्फ्लुएंस कंज्यूमर के डिसीजन के ऊपर पड़ता है रिगार्डिंग परचेज, वो रेफरेंस ग्रुप्स कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स वी हैव। फर्स्ट इज फ्रेंडशिप ग्रुप यानी कि जो आउटसाइड द फैमिली, जो फर्स्ट ग्रुप जिसको कोई भी इंडिविजुअल बिलोंग करता है वो है फ्रेंडशिप ग्रुप। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ शॉपिंग जाना पसंद कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो जो मार्केटियर्स भी हैं वो भी ज़्यादा ऐड देखे होंगे, वो फ्रेंडशिप के ऊपर बने हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे साइकी के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर। तो फ्रेंडशिप ग्रुप हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन शॉपिंग ग्रुप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। वो हमारे फैमिली ग्रुप मेंबर भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स में भी से भी हो सकता है, या हमारे वर्क ग्रुप में भी से भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ हम शॉपिंग जाना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली वो पर्सन हमारे ब्रांड चॉइस, प्रोडक्ट चॉइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। देन इज वर्क ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, हम अपने वर्क प्लेस पे जिन लोगों से इन्फ्लुएंस में आते हैं अपने परचेज डिसीजन को लेकर, वो वर्क ग्रुप्स कहलाते हैं। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स क्या होंगे? जो फॉर्मल चेन को फॉलो करते हुए आएगा, मतलब कि हम अपने बॉस से इन्फ्लुएंस्ड हैं या हम अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये एक फॉर्मल अथॉरिटी यानी कि हायरार्की के थ्रू आ रहा है, टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा है। तो ये फॉर्मल टाइप ऑफ आपका वर्क ग्रुप कहलाएगा। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? जहां पर एक कोई हायरार्की नहीं है, मतलब आप एक फिक्स्ड हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी के भी साथ अपने वर्क प्लेस पे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो आपका वर्क ग्रुप कहलाता है। देन वर्चुअल ग्रुप्स, आजकल हर कोई वर्चुअल शॉपिंग कर रहा है। वर्चुअल शॉपिंग यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग। वर्चुअली आप कम्युनिटीज फॉर्म कर लेते हैं, ग्रुप्स फॉर्म कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके परचेज बिहेवियर के ऊपर। देन ब्रांड ग्रुप्स क्या है? एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है, कलेक्टिवली जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो ब्रांड ग्रुप कहलाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी ब्रांड ग्रुप में हैं,
आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो एक आप एप्पल ब्रांड को फॉलो करने वाले लोगों के एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, आप एप्पल के अलावा कोई और फॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस ग्रुप के नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना है और स्ट्रिक्ट रहना है अपने परचेज बिहेवियर को लेकर। तो ब्रांड ग्रुप्स क्या है? एक तरीके से प्रमोटिंग एजेंट हैं उस ब्रांड के। ठीक है, वो हमेशा उस ब्रांड को शो ऑफ करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रमोशन हो रहा है उस ब्रांड का। देन कंज्यूमर एक्शन ग्रुप, देखिए सोसाइटी में कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ भी कैंपेन चलते हैं, जैसे एंटी ड्रग्स कैंपेन, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो भी ज्वाइन करेंगे लोग, वो वॉलेंटरली ज्वाइन करेंगे, वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स कहलाते हैं। देन एस्पिरेशनल ग्रुप्स क्या है? एस्पिरेशनल ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स जिनके लिए जिन जैसा कंज्यूमर बनना चाहता है, जिन लोगों को कंज्यूमर फॉलो करना चाहता है, मतलब आप एस्पिरेंट हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहने के। ठीक है, तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप हैं। रेफरेंस ग्रुप पावर्स, रेफरेंस ग्रुप्स के बाद कुछ पावर्स होती हैं लाइक रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब यहाँ पर ये है कि रेफरेंस ग्रुप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो भी रेफरेंस ग्रुप में पर्सन है, वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। कोई किसी भी सेलिब्रिटी से एक कॉमन मैन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, उस जैसा बनना चाहता है, उस जैसा ब्रांड यूज करना चाहता है, उस जैसा दिखना चाहता है। तो एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है उस पर्सन के पास। तो रेफरेंट पावर रेफरेंस ग्रुप में होती है। जैसे कि शिल्पा शेट्टी ने विमेन की आईज में योगा को लेकर, मतलब फिटनेस को लेकर एक काफी अवेयरनेस क्रिएट करी है। शिल्पा शेट्टी से हर कोई इंस्पायर्ड है, तभी योगा का ट्रेंड आया सोसाइटी के अंदर। देन इंफॉर्मेशन पावर ऑब्वियसली है रेफरेंस ग्रुप के पास, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा ब्रांड आपको यूज करना चाहिए। देन लेजिटिमेट पावर कुछ स्पेशल अथॉरिटीज के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू रेफरेंस ग्रुप को कुछ इंडिविजुअल्स को मिली है जो कि रेफरेंस ग्रुप में है। जैसे कि जो मेडिकल इंटर्न्स हैं, वो वाइट कोट पहने हैं किसी भी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है वो समझ जाएगा कि ये कुछ मेडिकल नॉलेज रखता है ये पर्सन। तो लेजिटिमेट पावर है, मतलब कि हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि ओके दिस पर्सन इज हैविंग दिस नॉलेज। देन एक्सपर्ट पावर, ऑब्वियसली एक्सपर्टाइज है उनके पास। जैसे कि कोई भी इंटीरियर डिजाइनर है, हम उससे हेल्प लेंगे कि किस तरीके से हाउस को डेकोरेट किया जाए या किस तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग करी जाए, क्योंकि उस पर्सन को एक्सपर्टीज है अपने एरिया की। देन रिवॉर्ड पावर भी है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि अवार्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स अवार्ड करने का किया था सिटीजन्स को, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, डिजिटली जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड पावर होती है रेफरेंस ग्रुप के पास। देन कोएर्सिव पावर क्या है? जब हम दूसरों को कुछ टेरर शो करके, कुछ डरा के उनके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि डैंड्रफ के एड आपने देखे हैं या फाउल ब्रेथ के एड आपने देखे हैं। तो कुछ भी नेगेटिविटी को इग्नोर करने के लिए भी कंज्यूमर परचेजिंग कर लेते हैं। तो डैंड्रफ हमारे शोल्डर्स पे ना गिरे, इस तरीके का कुछ ना हो हमारे साथ, उसको अवॉइड करने के लिए हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं। फाउल ब्रेथ ना हो, इसके लिए हम कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी नेगेटिविटी शो करके, मतलब एक टेरर स्कैरी वे में हम कंज्यूमर्स को डरा सके, उसको हम कोएर्सिव पावर बोल रहे हैं। तो इस तरीके से भी कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। अपील्स, किस तरीके से अपील्स करी जाती हैं रेफरेंस ग्रुप का? रेफरेंस ग्रुप आप समझ ही रहे हैं कि जो लोग आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे।
लाइक सेलिब्रिटी अपील, कोई भी सेलिब्रिटी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन कुछ एड्स को प्रमोट कर रहा है, या फिर सलमान खान थम्स अप को प्रमोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो लोग सलमान खान को एडमायर करते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे उसके टेस्ट को, वो भी थम्स अप ही खरीदेंगे पीने के लिए। देन एक्सपर्ट अपील, एक्सपर्ट अपील भी आजकल एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है। किसी भी एक्सपर्ट का कमेंट यूज किया जाता है, जैसे कि आप डेंटिस्ट, कोई भी डेंटिस्ट का को यूज किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, या फिर किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को यूज किया जा रहा है किसी एनर्जी ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो हम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेंटिस्ट जो है वो टूथपेस्ट के बारे में हमें सही गाइडेंस देगा। वहीं अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो ज्यादा जानता है हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में, तो डेफिनेटली हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। देन कॉमन मैन अपील, कॉमन मैन अपील का मतलब क्या है, हम कभी कभी कॉमन मैन, क्योंकि वी आर द कॉमन मैन, तो हम दूसरे कॉमन मैन के साथ इजीली इंटर रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट जहाँ की कॉमन मैन को कुछ बताते हुए शो करा जा रहा है, जैसे कि सर्फ एक्सेल के ऐड है या फिर कैलॉग्स चोकोस के ऐड हैं, जहाँ पर नेक्स्ट डोर पर्सन लाइक अ नेक्स्ट डोर पर्सन एडवर्टीजमेंट में कुछ बोल रहा है, तो वो कॉमन मैन अपील है। देन आजकल ट्रेंड है किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव के थ्रू ऐड करवाना, लाइक पतंजलि में हम यूज करते हैं बाबा रामदेव, तो ऑब्वियसली वो हम जानते हैं कि वो हाईएस्ट ऑफिशियल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो डेफिनेटली हम उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। इफेक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप ऑन प्रोडक्ट एंड ब्रांड परचेज, प्रोडक्ट और ब्रांड परचेज दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट परचेज डिसीजन का मतलब जैसे जिस चीज की आपको नीड है, आपको ठंडा पानी पीना है तो आपको नीड किस चीज की है, रेफ्रिजरेटर की। अब कौन से ब्रांड का खरीदना है वो हो गया आपका ब्रांड डिसीजन। तो प्रोडक्ट डिसीजन, पहले ये डिसीजन लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको खरीदना है क्योंकि एक पर्टिकुलर नीड आपको है, और किस ब्रांड का खरीदना है वो हो गया आपका ब्रांड परचेज डिसीजन। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है आपकी ब्रांड चॉइस को या फिर प्रोडक्ट चॉइस को। देखिए वर्टिकल एक्सेस पे ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्ट एक्सेस है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन ब्रांड चॉइस। अब देखिए पहले हम देखते हैं ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्ट चॉइस। अब ग्रुप का प्रोडक्ट चॉइस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, स्ट्रॉन्ग किस कंडीशन में होगा, जो आपके रेफरेंस ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, कब आपकी प्रोडक्ट परचेज पे इम्पैक्ट डालेंगे, जब वो लग्जरी आइटम होगा। लग्जरी आइटम यानी कि जिस चीज की हमें नेसेसिटी में भी नहीं है, हम उसके बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, हमने अपनी सोसाइटी में प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदा है। तो ऐसे आइटम्स को खरीदने में, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट की चॉइस में आपका ग्रुप, आपका जो रेफरेंस ग्रुप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को, ठीक है। अब चाहे वो पब्लिकली कंज्यूम लग्जरी हो, यानी कि जो लग्जरी, जो प्रोडक्ट आपके सबको दिख रहे हैं, ठीक है, आप पब्लिकली यूज कर रहे हैं उनको, जैसे कि आपकी कार है, आपका डिजिटल कैमरा है, आपका लैपटॉप है, तो ये पब्लिकली कंज्यूम्ड है, सबको दिख रहा है। या फिर वो प्राइवेटली कंज्यूम लग्जरी हो, जैसे कि आपका वाटर प्यूरिफायर है, चाहे आपका बाथ टब है, माइक्रोवेव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लग्जरी हैं। कुछ पब्लिकली कंज्यूम्ड है, कुछ प्राइवेटली कंज्यूम है, कुछ आप अपने प्राइवेट स्पेस में यूज करते हैं, कुछ आप अपने पब्लिक स्पेस में यूज करते हैं। तो किसी भी तरीके की लग्जरी होगी, उसके परचेज डिसीजन पे आपके ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। आपके पड़ोसी ने कार खरीदी है तो डेफिनेटली आपको ये फील होता है कि आपको भी खरीदनी चाहिए। आपके पड़ोसी ने वाटर प्यूरिफायर लगाया तो आपको भी लगता है कि आपको वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। देन वीक किस कंडीशन में होगा, जो आपके नेसेसिटीज हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, जिनके बिना आप सरवाइव में भी नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चाहे वो पब्लिकली कंज्यूम्ड हो या प्राइवेटली कंज्यूम्ड हो, उसमें आपके ग्रुप का, आपके रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस वीक रहता है। जैसे कि टू व्हीलर्स, आपकी जो ड्रेसेस हैं, आपकी रिस्ट वॉच है, ये पब्लिकली कंज्यूम्ड है, ये सबको दिख रहा है। देन प्राइवेटली कंज्यूम्ड क्या है, आपकी मैट्रेस है, आपके रेफ्रिजरेटर है या पेन बाम है, ये सारी चीजें आप
आप प्राइवेटली कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो ज़रूरतों के केस में, नेसेसिटीज़ के केस में इन्फ्लुएंस ग्रुप का वीक रहता है, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट चॉइस की बात हुई। अब हम ब्रांड चॉइस की बात करते हैं। जो चीज़ें पब्लिकली हैं, जो ब्रांड्स जो भी आपके पब्लिकली दिख रहे हैं, उस कंडीशन में ब्रांड चॉइस पे आपके ग्रुप का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि पब्लिकली कंज्यूम लग्जरी है, आपकी कार है, डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप है, या फिर पब्लिकली कंज्यूम नेसेसिटीज हैं, 2 व्हीलर्स, ड्रेस, रिस्ट वॉच, ठीक है। मतलब ये पब्लिकली कंज्यूम, चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो नेसेसिटी हो, उसके ब्रांड परचेज डिसीजन पे आपके रेफरेंस ग्रुप का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब वहीं जब हम प्राइवेटली कंज्यूम्ड चीज़ों की बात करें, चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो नेसेसिटी हो, उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड के परचेज डिसीजन में रेफरेंस ग्रुप का इम्पैक्ट वीक रहता है, ठीक है। दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ रहे हैं। प्रोडक्ट चॉइस अलग है और ब्रांड चॉइस अलग है। प्रोडक्ट चॉइस का मतलब क्या है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट खरीदना है। अगर वो लग्जरी आइटम है तो दूसरों का इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा पड़ेगा, और अगर वो नेसेसिटी है तो दूसरों का इम्पैक्ट उस पर कम पड़ेगा। और अगर हम ब्रांड, कौन से ब्रांड का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है उसकी बात करें, तो जो भी पब्लिकली कंज्यूम्ड आइटम्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले होंगे रेफरेंस ग्रुप के थ्रू, और जो प्राइवेटली कंज्यूम चीज़ें हैं उन पे वीक इन्फ्लुएंस पड़ेगा रेफरेंस ग्रुप का। सेकेंड टाइप ऑफ सोशल फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। ओपिनियन लीडर कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसकी आइडियोलॉजीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने पर। पहले ये एक प्राइमरी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर उस बिहेवियर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने फॉलोअर्स पे। मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, ऑरा ऐसा है, जो कि दूसरों के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उनकी ओपिनियन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो ओपिनियन लीडर्स कहलाते हैं। इंडिविजुअल किसी रेफरेंस ग्रुप का पार्ट है, मतलब कुछ लोगों के बिहेवियर का उसके अपने बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। लेकिन उस रेफरेंस ग्रुप में भी एक ओपिनियन लीडर होगा, ठीक है। चाहे आपका, आप देखिए, फ्रेंड्स का ग्रुप है या आपका वर्क ग्रुप है या आपकी फैमिली है, हर जगह एक ना एक ओपिनियन लीडर होता है जो कि सबके बिहेवियर को गाइड करता है। तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है रेफरेंस ग्रुप का। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ओपिनियन लीडर में? हायर सोशल स्टेटस, ऑब्वियसली उसका सोशल स्टेटस हायर होगा। जिस भी ग्रुप का वो मेंबर है, जिस भी रेफरेंस ग्रुप का वो मेंबर है, उसमें उसका जो स्टेटस है वो हाईएस्ट होगा। देन मीडिया एक्सपोजर उसे ज़्यादा होगा। वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस तो तभी कर पाएगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसे कहाँ से आएगी? थ्रू मीडिया एक्सपोजर, ठीक है। तो मीडिया एक्सपोजर से उसे नॉलेज भी है। देन वो इनोवेटर है। इनोवेटर है यानी कि अपना पार्ट करने में वो हमेशा इनोवेशन शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो सबसे पहले उसने यूज किया कर लिया, ऐसा नहीं है। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड वो इनोवेशन करेगा। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन पास ऑन करी रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, तो इस वे में वो इनोवेटर है। देन ऑब्वियसली सोशल है, आउटगोइंग है, तभी तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएगा ग्रुप मेंबर्स के साथ। फेमिलियर है विद द ग्रुप नॉर्म्स, जो ग्रुप के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। देन इंडिविजुएटेड है, जहां पर भी कोई पर्सन अपनी बात को रख रहे हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअलिस्टिक पावर है, वो अकेले भी सस्टेन कर सकता है। तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ओपिनियन लीडर्स में। टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स, फर्स्ट इज जनरलाइज्ड ओपिनियन लीडर। जनरलाइज्ड ओपिनियन लीडर कौन होंगे? जिनको हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की नॉलेज होगी, लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी नॉलेज होगी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज है, बुक्स की नॉलेज है, सर्विसेज की नॉलेज है। इस पर लेकिन क्या है, इस तरीके के ओपिनियन लीडर्स रेयरली मिलते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना इज अ डिफिकल्ट वन। देन मार्केट मेवंस। मार्केट मेवंस कौन है? जिनका इन्वॉल्वमेंट
प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केट में होता है। वो मार्केट को क्लोजली स्टडी करते हैं कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कौन से ब्रांड नए आए हैं, कौन सा नया आउटलेट लॉन्च हुआ है, कौन सा बेस्ट प्लेस है टू विजिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कहाँ पे बेस्ट ऑफर्स मिल रहे हैं, कहाँ पर बेस्ट डील्स मिल रही हैं, कहाँ पर डिस्काउंट्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते रहते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गाइड करें। तो इनको मार्केट मेवेंस कहा जा रहा है, जिनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है। देन सरोगेट बायर। सरोगेट बायर कौन है? जिनको एक्चुअल बायर अपने बिहाफ पर रिक्रूट कर रहे हैं, मे बी टाइम की कमी की वजह से या किसी पर्टिकुलर एरिया में नॉलेज की कमी की वजह से वो इस तरीके के ओपिनियन लीडर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब जो कि उनके बिहाफ पे परचेज डिसीजंस लेंगे। लाइक स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपके इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आपके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, आपके वार्डरोब कंसल्टेंट्स हैं। तो आपके बिहाफ पर ये परचेज डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि इन एरियाज में आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम है। देन परचेज पास कौन है? जो कि आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर परचेजिंग प्रोसेस। टू प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज टू स्टेज कम्युनिकेशन फ्लो, मास मीडिया, देन ओपिनियन लीडर्स, देन ओपिनियन रिसीवर्स। देखिए इस जो प्रोसेस है उसमें शो किया गया है कि मास मीडिया से जो भी हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे ऑडियो विजुअल है, कुछ भी है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ओपिनियन लीडर्स उसे रिसीव करेंगे और फिर वो उसे इंटरप्रेट करके या डिकोड करके पास ऑन करेंगे ओपिनियन रिसीवर्स को, यानी कि जो कि कंज्यूमर्स हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि मास मीडिया का एक्सपोजर हमारे ओपिनियन रिसीवर्स को भी है, तो ऐसा कम ही हो पाता है कि ओपिनियन लीडर्स के थ्रू ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम डायरेक्ट मीडिया जो भी एडवर्टाइजमेंट्स चाहे प्रिंट मीडिया में आ रहा है चाहे ऑडियो विजुअल में आ रहा है, उससे भी डायरेक्ट ओपिनियन को रिसीव कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली फॉलो कम ही हो पाता है ये वाली प्रोसेस। टू स्टेज कम्युनिकेशन फ्लो में कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से मल्टी स्टेज कम्युनिकेशन फ्लो थ्योरी आई। इसके अकॉर्डिंग हर किसी को मास मीडिया का एक्सपोजर है, चाहे वो गेट कीपर्स हो, चाहे वो ओपिनियन सीकर्स हो या ओपिनियन लीडर्स हो, तो हर किसी के पास मास मीडिया से इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज आ रही है। अब यहाँ पे गेट कीपर्स कौन है? गेट कीपर्स वो पर्सन है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं ओपिनियन को, लेकिन वो वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे ओपिनियन सीकर्स तक जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चों को क्या चैनल्स देखने चाहिए उस चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं पेरेंट्स, तो उस कंडीशन में पेरेंट्स वहां पर गेट कीपर्स हैं। अब इस मॉडल में आप देखिए मास मीडिया से इंफॉर्मेशन ओपिनियन लीडर्स के पास आ रही है, गेट कीपर्स के पास आ रही है, देन उसके बाद ओपिनियन सीकर्स तक जा रही है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन ओपिनियन सीकर्स तक आई वो डिस्कशन कर रहे हैं वो ओपिनियन लीडर्स के साथ। देखिए आप देख रहे हैं कि ओपिनियन सीकर से भी एक एरो ओपिनियन लीडर्स तक आ रहा है, दैट इज स्टेप 3। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में इस स्टेप में डिस्कशन हो रहा है, म्यूचुअल डिस्कशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ओपिनियन लीडर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेप्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जिस वे में ओपिनियन लीडर देखेगा कोई जरूरी नहीं है उसी वे में ओपिनियन सीकर भी देखेगा, क्योंकि दोनों के परसेप्शंस अलग अलग हैं। लेकिन ओपिनियन सीकर ओपिनियन लीडर को हायर स्टेटस का, हायर नॉलेज वाला पर्सन मान रहा है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन उसने ग्रैस्प करी है उसको वो डिस्कस करेगा किसके साथ? ओपिनियन लीडर के साथ। ओपिनियन लीडर क्या है? अथॉरिटी फिगर है, ठीक है, अथॉरिटी है, उसको उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, वो पावरफुल पर्सन है क्योंकि दूसरे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो उनके डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देन ही इज अ ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर क्यों है? जो ओपिनियन लीडर करेगा ऑब्वियसली उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उसी को फॉलो करेंगे, तो वो एक तरीके का ट्रेंड सेट कर रहा है अपने ग्रुप के बीच में। देन लोकल ओपिनियन लीडर, लोकल इन द सेंस कि जिस भी ग्रुप में है, जिस भी ग्रुप में पर्सन है, चाहे वो ओपिनियन लीडर है या वो ओपिनियन सीकर है, तो उस ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेट रखेगा ओपिनियन लीडर दूसरे मेंबर्स को, उनकी जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखेगा,
उसी के अकॉर्डिंग उनको एडवाइस देगा। तो ग्रुप से रिलेटेड, लोकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रुप के नॉर्म के अकॉर्डिंग किस तरीके की परचेसिंग करनी है उसकी गाइडेंस देगा ओपिनियन लीडर। देन ऑब्वियसली वो चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मास मीडिया और जो ओपिनियन सीकर हैं उनके बीच में एक चैनल का काम कर रहा है, इसलिए हम उसे चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि सोशलाइज कराना। जब आप बर्थ लेते हैं तो आपको कोई भी नॉलेज नहीं है सोसाइटी की, एनवायरनमेंट की, आपका सोशलाइजेशन कराया जाता है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपके एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में और सोसाइटी के अंदर। मतलब आपको फैमिलियर करवाया जा रहा है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, लोग हैं, सोसाइटी है, तो वो काम किसका है? आपकी फैमिली का। जो आपकी फैमिली है वो आपका फर्स्ट स्कूल है। तो फंक्शन ऑफ फैमिली का एक क्या है? एक सोशलाइजेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। देन इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। जीने के लिए देखिए रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए। तो पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। अब कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि मेल्स ही पैसा कमाने के लिए निकलते थे, लेडीज होम मेकर होती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज है। दोनों ही मेल्स एंड फीमेल्स अर्निंग मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, तो दोनों के ही ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अपनी फैमिली के इकोनॉमिक वेलबींग की। देन इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि आपके क्लोजेस्ट पीपल आपके फैमिली में है तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल कंसेंट मिलता है, अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलता है। देन सूटेबल फैमिली लाइफस्टाइल्स, आपकी लाइफस्टाइल्स जैसी फैमिली की हैं ऑब्वियसली आप उसी को फॉलो करते हैं। किस तरीके से आप रहना खाना सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, तो जो आपका लाइफस्टाइल आता है वो भी आपकी फैमिली से ही आपको मिलता है। टाइप ऑफ सोशल फैक्टर जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज फैमिली, जेंडर एंड एज इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पर क्या, कोई भी जो सोशल ग्रुप, कोई भी पर्सन जिस फर्स्ट सोशल ग्रुप का मेंबर बनता है वो है फैमिली। आप एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो डिसीजंस पेरेंट्स आपके बारे में ले रहे हैं ऑब्वियसली आप उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपको सोसाइटी का एक्सपोजर होता है, आपको आउटसाइड द फैमिली लोगों का भी इन्फ्लुएंस आप पे पड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन जो फर्स्ट सोशल ग्रुप है जिसके आप मेंबर हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपकी फैमिली है। तो फैमिली के डिसीजंस, फैमिली के बिहेवियर आपके कंज्यूमर बिहेवियर को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, कोई सा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ये सारे रोल्स हर फैमिली में होंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसे रोल्स, कंजम्पशन रोल्स फैमिली मेंबर्स प्ले करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो मेंबर है जो कि किसी नीड को बता रहा है कि सो एंड सो नीड है, हमें सो एंड सो प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। जो कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फैमिली में ला रहा है वो इन्फ्लुएंसर है। देन गेटकीपर कौन है? जो कि चेक करेगा कि इन्फ्लुएंसर के इन्फॉर्मेशन को आगे दूसरे फैमिली मेंबर्स को पास ऑन करना चाहिए या नहीं। जो नीड इन्फ्लुएंसर बता रहा है वो नीड हमें एक्चुअली है या नहीं है, वो चेक कौन करेगा? हमारा गेटकीपर। देन डिसाइडर वो पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है ये डिसीजन लेने की, ओके ये प्रोडक्ट परचेज होना है। देन बायर वो पर्सन है जो कि एक्चुअली परचेज करेगा प्रोडक्ट को। देन प्रिपेयरर कौन है? जो कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यूजर्स जो एक्चुअली यूज करेंगे। मेंटेनर्स, देखिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे मेंटेनर्स करेंगे। देन डिस्पोजर्स कौन है? वो लोग जो डिसाइड करेंगे कि ओके अब इस प्रोडक्ट को डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है, इसका यूज अब खत्म कर देना चाहिए। तो ये एक कंजम्पशन रोल्स हैं किसी भी फैमिली के मेंबर्स के। डिफरेंट डिसीजन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैमिली के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है तो वो एक फैमिली अफेयर है, उसको जॉइंटली डिसाइड किया जाता है। इन्फ्लुएंस बाय डिसीजन स्टेज, आपका जो डिसीजन प्रोसेस है वो कौन सी स्टेज पे है वो भी इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन मेकिंग को। जैसे कि अगर इनिशियल लेवल पर है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कम इन्वॉल्वमेंट होगा सारे लोगों को,
का जैसे जैसे आप फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगे, यानी कि फाइनल परचेज का टाइम क्लोज आएगा, तब सबका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर बढ़ जाता है, इन्वॉल्वमेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है कि अगर इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट उतना पैसे का नहीं है, तो ऑब्वियसली सबका इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। वहीं अगर एक्सपेंसिव आइटम है तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो सबका डिसीजन वहाँ पर वैल्यू रखता है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन पर्सन एम्प्लॉयमेंट करता है घर में, यानी कि जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। पहले जो ट्रेडिशनल फैमिलीज थी उसमें सिर्फ मेल्स ही एम्प्लॉयमेंट पे जाते थे, वही इकोनॉमिक वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन आज इक्वली जेंडर इक्वालिटी की वजह से अब क्या है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं, तो इक्वली जो भी एडवर्टाइजर्स हैं वो दोनों को ही फोकस करते हुए अपने एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, क्योंकि परचेज डिसीजन दोनों ही लोग ले सकते हैं, मतलब जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट पे हैं वो सभी लोग डिसीजन लेंगे। देन इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर, जेंडर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे मैंने भी कहा कि जेंडर इक्वालिटी की वजह से अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही डिसीजन लेते हैं। आज क्या है कि मेल्स फीमेल्स जो दोनों लोग एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, वो लोग कंबाइनली ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं। जो फीमेल्स हैं वो अपने लिए कार परचेजिंग कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ें कन्फाइंड नहीं रही हैं कि हाउस होल्ड आइटम्स हैं, ग्रोसरीज हैं, वो सिर्फ फीमेल्स ही खरीदेंगी, या फिर जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं वो सिर्फ मेल्स ही खरीदेंगे। तो काफ़ी सिनेरियो में चेंज है। फैमिली लाइफ साइकिल, जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसी तरीके से फैमिली लाइफ साइकिल भी होती है। आपकी फैमिली लाइफ साइकिल कौन से स्टेज पे है, उस तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग भी डिफरेंट तरीके का होगा। मतलब कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से खरीद रहे हैं कौन से प्रोडक्ट, वो भी आप अपनी फैमिली लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं उस पर डिपेंड करेगा। दो तरीके की फैमिली लाइफ साइकिल्स बताई गई हैं, ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल एंड मॉडिफाइड और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। फर्स्ट वन जो फैमिली लाइफ साइकिल है वो है ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल। कंज्यूमर का बिहेवियर हर स्टेज पे अलग अलग तरीके का होता है, यानी कि जो फैमिली लाइफ साइकिल है उसकी किस स्टेज पे पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर टुवर्ड्स परचेजिंग चेंज होगा। जैसे कि इस मॉडल में है जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज बैचलरहुड। इसमें क्या है, नॉर्मली जो पर्सन है वो सिंगल है, या तो अर्निंग है या फिर स्टडीज में है। नॉर्मली इंडिया में क्या है वो फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो सेपरेट हाउस भी अपने ले लेते हैं। तो इस समय पर क्या है, आपकी जो भी सैलरी है, अगर आप वर्किंग है, जो बैचलर है वो वर्किंग है, तो डेफिनेटली वो अपनी सैलरी को एज पॉकेट मनी ट्रीट करता है और सारा पैसा लग्जरी में, लेजर में खर्च कर देता है, लाइक फैशन, क्लोथ्स, फूड एंड एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। तो ये है बैचलरहुड स्टेज। देन आते हैं हमारे हनीमूनर्स। हनीमूनर्स में क्या है, आफ्टर मैरिज स्टेज, ठीक है। जो न्यूली वेड कपल होंगे वो ज़्यादातर अपना जो भी एक्सपेंस है किसमें करते हैं, अपने हाउस होल्ड को स्टैब्लिश करने में। वो ज़्यादातर चीज़ें खरीदेंगे लाइक यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, फर्नीचर, क्लोथ्स, फर्निशिंग। और इस स्टेज पे वो व्हीकल्स भी खरीदते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन भी इस स्टेज पे काफ़ी रहता है। देन थर्ड स्टेज इज पेरेंटहुड। पेरेंटहुड यानी कि जब आपका फर्स्ट चाइल्ड आ गया है, आपका पेरेंटहुड स्टार्ट हो गया है, तो नॉर्मली जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके चिल्ड्रन के अराउंड होने लगते हैं। उसका मतलब उस बच्चे का खाने पीने का, उसके अलावा उसकी स्कूलिंग है, उसके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो सारा जो आपका एक्सपेंसेस है वो कन्फाइंड हो जाते हैं चिल्ड्रन के अराउंड। देन आता है आपका पोस्ट पेरेंटहुड। पोस्ट पेरेंटहुड तब आता है जब आपके चिल्ड्रन ने अपना हाउस होल्ड सेटअप कर लिया है, यानी कि दे आर नाउ सेटल्ड, और जो वो कपल था वो अब ऑल अलोन है, ठीक है। तो इस समय का ज़्यादा खर्चा होता है ट्रैवलिंग में, या तो मेडिसिन में, या हॉलीडे पैकेजेस में अगर अच्छी अर्निंग है उस कपल की। देन कम्स द डिसोल्यूशन स्टेज। डिसोल्यूशन स्टेज में
जब वन ऑफ द स्पाउसेस डाइज, एक ही रह जाता है, तो उस कंडीशन में ये वाली स्टेज आती है। अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज कंपेनियनशिप के लिए पीपल गो फॉर सेकेंड मैरिज। हमने ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल देखी थी, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अब ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल अबॉलिश होती जा रही है। मॉडिफाइड या नॉन ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ साइकिल हैज टेकन प्लेस। लाइक फर्स्ट वन इज चाइल्डलेस कपल। आजकल जो मॉडर्न मेल्स एंड फीमेल्स हैं वो किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। वो प्रेफर करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ्स को, अपनी पर्सनल लाइफ्स को, तो चाइल्डलेस रहना चाहते हैं वो। देन कपल्स मैरिंग इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो करियर को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने लेट 30s में या इवन लेटर वो मैरिज कर रहे हैं। देन कपल्स हैविंग किड्स इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये लोग अपनी लग्जरी को, लाइफस्टाइल को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, इसलिए ये किड्स लेटर पार्ट में करते हैं। देन सिंगल पेरेंट वन, यहाँ पर क्या है, डिवोर्स रेट बढ़ने की वजह से सिंगल पेरेंट फैमिलीज बढ़ गई हैं। मतलब एक ही पेरेंट है जो कि केयर कर रहा है अपने बच्चों की। देन सिंगल पेरेंट टू टाइप ऑफ फैमिलीज, व्हेन द मेल्स एंड फीमेल्स हैव किड्स आउट ऑफ मैरिज। देन थर्ड टाइप ऑफ फैमिली है सिंगल पेरेंट 3, जहाँ पर क्या है, अडॉप्ट, कोई भी सिंगल पेरेंट है वो अडॉप्ट कर ले रहा है किड्स को। देन एक्सटेंडेड फैमिली क्या है, जहाँ पर मेंबर्स हैं न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा, मे बी डिवोर्स डॉटर या सन जो वापस घर आ गया है, या न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो कि इन लॉज के साथ रह रहे हैं। हमारा सोशलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी चाइल्ड गेन कर रहा है हैबिट्स, ओपिनियंस, नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स रिलेटेड टू देयर बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। यानी कि मार्केट प्लेस पे कोई भी पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा उसके बारे में हैबिट्स, ओपिनियंस, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज गेन करना, वो कंज्यूमर सोशलाइजेशन है। ठीक है, हम किसी भी प्रोडक्ट को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, या कौन से प्रोडक्ट को हम पसंद कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर सकते हैं, या मार्केट में हम बार्गेनिंग करते हैं या बार्गेनिंग नहीं करते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स पे जाते हैं या इकोनॉमिक ब्रांड्स पे जाते हैं, तो ये बिहेवियर जो हम सीखते हैं उसको हमारा कंज्यूमर सोशलाइजेशन कहते हैं। 3 तरीके के कंज्यूमर सोशलाइजेशन है, कंज्यूमर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, देन अडल्ट कंज्यूमर सोशलाइजेशन एंड इंटरजेनरेशनल सोशलाइजेशन। देखिए, जो फर्स्ट है कंज्यूमर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है, जो चिल्ड्रन है वो ऑब्वियसली अपने किसी भी डिसीजन के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो वहां पर पेरेंट्स परचेज डिसीजन ले रहे हैं, ऑब्वियसली ओपिनियन चिल्ड्रन का भी लिया जाता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि जो इन्वेस्ट करना है वो पेरेंट्स को करना है, तो ऑब्वियसली फाइनल परचेज डिसीजन पेरेंट्स का रहता है, लेकिन पेरेंट्स ऑब्वियसली चिल्ड्रन को गाइड करते हैं फॉर मेकिंग देयर परचेज डिसीजंस। देन एडल्ट कंज्यूमर सोशलाइजेशन, जब एडल्ट स्टेज पे है कोई भी इंडिविजुअल, वो रैशनल हो चुका है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है, तो ऑब्वियसली अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, या जो भी इंफॉर्मेशन वो सूद आउट करता है एडवर्टीजमेंट से, उनके बेसिस पे अपने परचेज डिसीजंस लेगा। देन इंटर जनरेशनल सोशलाइजेशन, देखिए कुछ परचेज डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलते चले जाते हैं। मतलब कि जो आपके ग्रैंडफादर यूज कर रहे थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेम वही प्रोडक्ट आपके फादर यूज करते हैं और आप खुद भी उसी को यूज करना प्रेफर करते हैं, तो वो कहलाता है इंटर जनरेशनल सोशलाइजेशन। कोई सोप है आपके फादर यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो मेडिकेटेड है या वो ब्रांड अच्छा है, और आप भी उसी चीज पे रिलाई करते हैं, चाहे मार्केट में कितने भी अच्छे ब्रांड्स हो, लेकिन क्योंकि आपकी जनरेशन वाइज वही चला आ रहा है, तो आप भी उसी सोप को यूज करते हैं। बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाले सोशल फैक्टर्स में एक सोशल क्लास भी है। सोशल क्लास का मतलब क्या है, सोसाइटी का एक पार्टीशन इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है,
डिफरेंट क्लासेस में सोसाइटी का पार्टीशन कर देना, किसके अकॉर्डिंग, एक हायरार्की के अकॉर्डिंग, जिसमें जो हायरार्की किस बेसिस पे है, स्टेटस के बेसिस पे, यानी कि जो एक क्लास में पर्सन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका स्टेटस एक जैसा है, और जो दूसरे क्लास में हैं उनका स्टेटस हायर या लोअर है, यानी कि जो एक क्लास में इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सेम डिग्री ऑफ मनी, पावर एंड स्टेटस है। तो ये हमारा सोशल क्लास है जो कि डिपेंडेंट है हायरार्की ऑफ स्टेटस के ऊपर। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सोशल क्लास के, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, तो कोई सोशल क्लास है, देखिए किसके पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, क्या स्टेटस है, ऑब्वियसली वो उसकी इनकम से ही पता कर सकते हैं, या उसके ऑक्यूपेशन से, या एजुकेशन से। तो ये कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे सोशल क्लासेस बनेंगे। देखिए सोशल क्लास कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज अपर क्लास। ये क्या है, मोस्ट प्रॉस्परस नोबल क्लास है सोसाइटी का। ये रेफरेंस ग्रुप का एक रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन इसका स्मॉल साइज है, क्योंकि अपर क्लास के लोग कम ही हैं सोसाइटी में, इसका साइज स्मॉल है। और इनको कौन टारगेट करेगा, निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग जिन भी प्रोडक्ट्स की होती है, जो निश प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये टारगेट है, मतलब ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स लाइक डायमंड्स, वो इनको टारगेट करते हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सोशल क्लासेस, लोअर अपर क्लास। ये वो लोग हैं जिन्होंने न्यूली वेल्थ एक्वायर करी है, अपने हार्ड वर्क से कह लीजिए, एफर्ट से कह लीजिए, इन्होंने पैसा अटेन किया है। इसमें प्रोफेशनल्स आएंगे सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स इनको टारगेट किए जाते हैं। अपर मिडिल क्लास, यहाँ पर वो सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनली एजुकेटेड हैं। ठीक है, ये एम्फेसिस करेंगे एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने में, अट्रैक्टिव एकोमोडेशन होती है इनके पास, विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स ये यूज करते हैं। तो मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्राइज में भी इनकी हो सकती है। तो ये वाले लोग आते हैं अपर मिडिल क्लास में। देन लोअर मिडिल क्लास में कौन आएंगे, इसमें आएंगे ऑर्डिनरी मैन एंड वेल पेड इंडिविजुअल वर्कर्स। ये स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स हो सकते हैं। जो लोग इस ग्रुप में आएंगे उनके पास हाई स्कूल एजुकेशन होगी या कॉलेज डिग्री होगी, लेकिन किसी भी तरीके का हायर पोजीशन नहीं होगा इनके पास अपने बिजनेस में या फिर वर्क प्लेस में। देन इज वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास सबसे बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, इसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स आएंगे, मतलब कि ब्लू कॉलर वर्कर्स, जिनके पास सिर्फ कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए पैसे होंगे। मेजर सेक्शन ये बनाते हैं आपकी सोसाइटी का, मिडिल क्लास और ये दोनों मिलकर सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट ग्रुप बनाएंगे कंज्यूमर गुड्स के लिए। में क्लासिफिकेशन यूजुअली मार्केटर्स यूज करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से डिफरेंट लोग किसी सेक्शन के बिहेव करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है बाय मार्केटर्स। इसको हम दो फैक्टर्स के बेसिस पे बनाते हैं, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, मतलब कि किसी भी हाउस होल्ड का जो वेज अर्नर है या हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उस हाउस होल्ड को किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में मतलब एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। ये 1988 में डेवलप हुआ था, सैंक्शन हुआ था बाय मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब देखिए अर्बन मार्केट के लिए किस तरीके के सोशो इकोनॉमिक क्लासेस बनाई गई हैं। फर्स्ट वन इज A1। A1 कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो कि एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके अंडर में मोर देन 10 एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ठीक है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल्स आ सकते हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी ग्रेजुएट है या तो पोस्ट ग्रेजुएट है।
उनके जो बाइंग डिसीजंस होते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू पे डिपेंडेंट है। इनकी इमेज एक्सटर्नल सोसाइटी में इस तरीके से करी जाती है कि ये ब्रांड कॉन्शियस हैं ये लोग। जो भी कंपनीज हाई एंड ड्यूरेबल्स बनाती हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इनको टारगेट करते हैं। इनकी एवरेज इनकम 2,15,000 होती है। देन आता है हमारा A2 क्लास। इसमें मेनली ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आएंगे। शॉप ओनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जिनके अंडर में 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं। इसमें वो लोग भी आएंगे जिसमें कि जिनके अंडर 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, जिनके 5 से 9 इयर्स का जिन्होंने कॉलेज या स्कूल का कोर्स किया हुआ है। सीनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स भी इस क्लास में आते हैं। इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे उसमें कंजम्पशन में A1 कैटेगरी से बहुत कम डिफरेंस है इनके कंजम्पशन बिहेवियर में। मतलब जो पैटर्न पे A1 क्लास के लोग हैं उससे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस A2 क्लास के लोगों में है। A1 क्लास, इसमें वो लोग आएंगे जिनके अंडर 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, जो कि या तो अनएजुकेटेड हैं और जिनका 4 ईयर से कम की स्कूलिंग है। इसमें सीनियर मैनेजर्स भी आ सकते हैं। ये लोग भी हाई क्लास हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज A क्लास में नहीं किया गया है क्योंकि इनका रिलेटिवली अर्निंग कैपेसिटी है। इनकी जो अर्निंग है वो 45,000 से 2,15,000 तक चली जाती है। देन B2 क्लास, इसमें शॉप ओनर, जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, शॉप ओनर्स आएंगे जिनके अंडर 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, जिनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस 9 इयर्स ऑफ स्कूलिंग तक जा सकता है। यहाँ तक B2 तक आपका जो हाई क्लास है सोसाइटी का वो खत्म हो जाता है अर्बन पॉपुलेशन का, जो कि 25% है। सोशियो इकोनॉमिक क्लास है वो C क्लास है, जिसमें जो लोग आएंगे वो मिडिल क्लास लोग हैं जो कि स्किल्ड लेबरर्स हैं या फिर ट्रेडर्स हैं जिनके ऊपर कॉलेज या स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं जिनके पास। इसमें क्लर्क, सुपरवाइजर्स भी आएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स भी आएंगे जिनके पास 5 to 9 इयर्स ऑफ स्कूलिंग का एक्सपीरियंस है। इनकी जो इनकम है, एवरेज इनकम है वो 16,000 to 45,000 है। देन आपका D क्लास में क्लर्क, सुपरवाइजर्स, शॉप ओनर्स आएंगे या फिर एंटरप्रेन्योर जिनके कोई भी एम्प्लॉयज नहीं है जिनके अंडर, वो आएंगे। देन E1 क्लास में स्किल्ड वर्कर्स आते हैं जिनकी स्कूलिंग अप टू 4 इयर्स है, या फिर अगर अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनका 9 इयर्स तक स्कूल एक्सपीरियंस है। देन लास्ट इज E2 क्लास, जिसमें अनएजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स आएंगे। तो ये सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जिसको स्टडी करते हैं हमारे मार्केटियर्स अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। इकोनॉमिक प्रोफाइल इंडियन कंज्यूमर्स का चेंज होता जा रहा है, जैसे कि लाइफस्टाइल, जो हमारी जॉइंट फैमिलीज थी वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती जा रही हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में। इवन इन रूरल एरियाज वहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा ट्रेंड में आ गई हैं। जो कंज्यूमर्स हैं ज़्यादातर अर्बन फैमिलीज के, वो जितना सेव करते हैं उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, ज़्यादातर एजुकेशन में, रिक्रिएशन में और FMCGs में इनका एक्सपेंडिचर होता है। ज़्यादातर जो अर्बन फैमिलीज हैं वो अब टाइम सेविंग प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, या जो हेल्थ बढ़ाते हैं चीज़ें जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स हैं, या फिर जो उनका लाइफस्टाइल शो करते हैं जैसे कि ट्रेंडी फैशन वेयर है। तो ये सारी चीज़ें, जो लाइफस्टाइल है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज हो गया है। देन पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है कि अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल आती है कि एवरेज इंडिविजुअल कितना अर्निंग करता है इंडिया के अंदर, तो वो बढ़ गया है। देन एस्पिरेशनल कंज्यूमर हो गए हैं इंडिया के, क्योंकि ग्लोबल कनेक्शन है आज के टाइम में।
इतना ज़्यादा इंटरनेट की वजह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि आपको पता है कि फॉरेन में किस तरीके के ब्रांड यूज़ किए जाते हैं, तो आप एस्पायरिंग हो जाते हैं। वैसे ही ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा हायर एग्जीक्यूटिव यूज़ कर रहा है, तो जो कंज्यूमर है इंडिया का वो काफ़ी एस्पायरिंग हो गया है। देन ऑब्वियसली वैल्यू कॉन्शियस हो गया है। उसके बाद जो कंजर्वेटिज्म है इंडिया का वो कम हो गया है। जो पहले ट्रेडिशनल फैमिलीज थी इंडिया में वो कंजर्वेटिव हुआ करती थी, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंजर्वेटिज्म इंडिया में कम हो गया है। देन इंक्रीज परचेजिंग पावर हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ब्रांड स्विचिंग बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। अब कल्चरल वैल्यूज हैं क्या? कल्चरल वैल्यूज वो शेयर्ड वैल्यूज और आइडियाज हैं जो कि एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप या इंडिविजुअल शेयर करते हैं। मतलब एक ग्रुप के अंदर जो भी लोग हैं, एक सोसाइटी में जो भी लोग हैं, वो कौन से कॉमन बिलीव्स या वैल्यूज शेयर करते हैं, वो आपकी कल्चरल वैल्यूज हैं। कल्चरल फैक्टर्स में आएंगे आपका कल्चर, सब कल्चर एंड क्रॉस कल्चर। कल्चरल फॉर्म्स अ क्रिटिकल फैक्टर, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंसिंग किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है किन चीज़ों का? बिलीव्स, रिचुअल्स, आर्ट्स, मॉरल्स, सोशल वैल्यूज, इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है जो कि किसी सोसाइटी के मेंबर्स के यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक सोसाइटी के मेंबर्स कुछ कॉमन बिलीव्स, रिचुअल्स, मॉरल्स, आर्ट्स को फॉलो करते होंगे, उनको कंबाइंडली हम कल्चर बोल रहे हैं। किसी भी चाइल्ड को ये सारी चीज़ें, ये सारे वैल्यूज कहाँ से मिलती हैं? उसकी फैमिली मेंबर्स से और उसके सोशल इंस्टीट्यूशन से। सोशल इंस्टीट्यूशन किसी भी चाइल्ड के लिए स्कूल हो सकता है। देन इज सब कल्चर। देखिए, कोई भी कल्चर है वो डिफरेंट सब कल्चर से मिलके बना है, जिसका थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है, सोशलाइजेशन स्टाइल है। ये जनरली कंसिस्ट होता है आपकी नेशनैलिटी से, रिलीजियस ग्रुप से, रेशियल और एथनिक ग्रुप से या जियोग्राफिकल प्लेसेस से। जो मार्केटियर्स हैं इन सब कल्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग करते हैं। देन इज क्रॉस कल्चर। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में क्रॉस कल्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जितनी भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें हर कल्चर के लोग हैं, हर नेशनैलिटी के लोग वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे या एक सब कल्चर का दूसरे सब कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, उसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे वर्किंग हो पाती है और ऑब्वियसली उसी के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में कल्चरल सेंसिटिविटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों का अलग अलग होता है। अगर ऑस्ट्रेलियन लोग इंडोनेशिया में ऑब्वियसली बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका कल्चर जानना उनके लिए ज़रूरी है। तो क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? लाइक द नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस कंट्री में किस कल्चर के लोगों की लाइकिंग्स क्या है। देन सेंसिटिविटी, कुछ कल्चर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ उनके कल्चरल बिलीव को हर्ट करते हुए आप किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग ना कर दें, ठीक है। कहीं पे कुछ कल्चर्स में नॉन वेज प्रेफर किया जाता है, कहीं पे वेजिटेरियन लोग हैं, तो उनके कल्चरल बिलीव्स को हर्ट ना करते हुए आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करनी होती है। कलेक्टिविज्म क्या है कि जैसे कुछ कल्चर्स हैं, जैसे US का कल्चर है, वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। वहाँ पर लोग इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल गोल्स पे बिलीव करते हैं, ना कि ग्रुप आइडेंटिटी और ग्रुप गोल्स पे। वहीं जो एशियन कल्चर्स हैं वो ग्रुप आइडेंटिटी पे बिलीव करते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करनी होती है। देन सोशल कन्वेंशंस हैं, लाइक जितने भी कस्टम्स हैं, आपके रिचुअल्स हैं, लाइक आपकी मैरिज सेरेमनी है, दिवाली है, न्यू ईयर है, रमदान है, तो यहाँ पर इनका भी एडवांटेज लेके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। देन कॉग्निटिव स्टाइल,
कुछ लोग ज़्यादा कहीं के कुछ कल्चर्स के लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं परचेज डिसीजन में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन लोग हैं जो ब्रांड जल्दी स्विच करते हैं फॉर अ बेटर ब्रांड, और वो इन्वॉल्व भी ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट परचेज में इन कंपैरिजन टू चाइनीज पीपल। चाइनीज पीपल जो कि प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, वो फिजिकल फंक्शंस पे जाते हैं। तो कॉग्निटिव स्टाइल में भी कल्चर्स डिफर करते हैं। देन कल्चरल यूनिवर्सल फीचर का क्या मतलब है? सच यूनिवर्सल फीचर्स आर रिलेटेड विद द आउटर वर्ल्ड। आप किस तरीके से आप दिखाते हैं अपने कल्चर को, कितना कोऑपरेशन है, कितना स्टेटस सेग्रीगेशन है, इमोशनल फैक्टर्स किस तरीके के हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबल तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कल्चर्स को डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।